हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे चाइना के हवाले से और चाइना के हवाले से क्यों। हम अक्सर बात करते रहते हैं कि चाइना जो है एक बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी रखता है, वो ताइवान के हवाले से हो या फिर बाकी रीजन के हवाले से हो या दुनिया के हवाले से हो, ये सारा कुछ चल रहा होता है। अभी एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है यूके और यूएस के दरमियान। एफबीआई और MI5 की चीफ्स की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि चाइना इज अ बिग थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। कैसा देखते हैं इस चीज को, इस पे आज कोशिश करेंगे इसको डिस्कस करने की। और डिस्कशन के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फाकर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। बहुत थैंक यू। शुक्रिया सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यकीनन खबर आपने पढ़ी होगी। जी ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफा अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये वाली मीटिंग, ये खबर आ रही है कि पहली दफा हुई है और स्पेशली चाइना के हवाले से बड़ी खुल के बात हुई है। आप अक्सर बात करते हैं, हम इस शो में भी बाकी जगहों पे भी आपको हम सुनते रहते हैं। कैसा देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को कि ऐसी चीज हुई क्यों? देखिए फाकर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले सर, अगर हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, आज पहली बार करीब 50 साल में ये एफबीआई और MI5, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस और एफबीआई एक स्टेज पे पाई गई और एक कॉमन ब्रीफिंग देते हैं। इस कॉमन ब्रीफिंग का देने का मतलब ये है कि ये मैसेज अमेरिका और पूरे यूरोप को जाती है, क्योंकि अगर किसी का वर्चस्व यूरोप में है तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का है और अमेरिकन एफबीआई तो अपने यहाँ है ही। तो अगर ये दोनों एक जॉइंट स्टेटमेंट देती तो ये पूरे अमेरिका को, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, पूरे यूरोप को एक मैसेज है। हम्म। आपका सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना है। और मैंने आपको, मतलब पता नहीं अब क्या है, कोइंसिडेंस है, मैं तो कोइंसिडेंस ही मानूंगा। मैंने जो बोला आपको इकोनॉमिक टेरर ऑफ चाइना, उन्होंने बिल्कुल वही वर्ड्स यूज किए, इकोनॉमिक टेरर ऑफ चाइना। मैंने बिल्कुल। बोला ना थेफ्ट ऑफ आईपीआर, उन्होंने बिल्कुल वही यूज किया, थेफ्ट ऑफ आईपीआर। और उन्होंने ये भी कहा कि दे वांट टू डोमिनेट योर एवरीथिंग। आपकी टेक्नोलॉजी को स्टील करेंगे, आपके मार्केट्स को डोमिनेट करेंगे, आपके सोशल इकोनॉमिक सर्कल्स को डोमिनेट करेंगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को डोमिनेट करेंगे। ये मैं पिछले, फखर भाई, 3 साल से कहता आ रहा हूँ और काफी सारा इस पे लिख भी चुका हूँ, आपके शो पे भी कहीं और हमारे नेशनल टीवी पे, कहीं चैनलों पे, कहीं इंटरनेशनल मीडिया पे मैं ये बोल चुका हूँ कि ये एक चीज कांस्टेंट चाइना कर रहा है। क्योंकि चाइना का जो डोमिनेशन है वो केवल इकोनॉमिक नहीं है। ये नहीं कि भाई देखिए, नहीं तो कहता अमेरिका कहता है ठीक है यार, मैं सारा तेल हाँ। निकाल दूं और 80% पैसा खुद रखूं, 20% इन्हें दूं। वो उसे बिजनेस कह सकते हैं। जी। चाइना का है कि ट्रेड भी मेरा, तेल भी मेरा, जमीन भी मेरी, तेरा दीन भी मेरा, तेरा धर्म भी मेरा, तू भी मेरा, तेरी जमीन भी मेरी। ये ओके। एक बहुत बड़ा फर्क है चाइना बाकी कंट्रियों में। तो आज ये खुल के आए हैं, सामने आए हैं। क्यों आए हैं? दो बड़े बड़े डेवलपमेंट देखिए। जी। वहां अमेरिकन मसरूफ है रशिया यूक्रेनी वॉर में, वो पुतिन को बूचर वूचर जो भी कह रहे हैं अपना, उनकी कहानी वहां चल रही है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आप देख रहे हैं कितनी कमजोर है अभी। जी। मतलब डायरेक्शन लेस से मैं ये बोलूंगा, उसमें प्रायोरिटी सेट नहीं है। और यहाँ एफबीआई के डायरेक्टर पिछले 1.5 महीने से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जितना चाइना आपका आईपीआर चुरा रहा है, उतनी दुनिया की सारी कंट्रियां मिला के आपका नहीं चुरा रही। आज वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ ये बयान देते हैं कि पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन चुका है चाइना, और चाइना का जो टेक्नोलॉजी चुराने का काम है, एस्पेनॉज का काम है, डाटा चुराने का काम है, ये सब चल रहा है। हुआवे ज़ेटी की भी हमने बात की थी। हुआवे ज़ेटी के बिल्कुल। फाउंडर कौन है? एक्स-पीएलए के जनरल है। उनको पैसे किसने दिया खड़ा करने के लिए? पीएलए ने पैसा दिया। जी। जैक मा के पीछे कौन है? पीएलए है। पीएलए के पीछे कौन है? सीसीपी है। तो वहां एक पूरा एक इनवाइटेड स्पाइरल कॉन्सेप्ट है सीसीपी में। उसके 8 सर्कल्स होते हैं, हर सर्कल में एक एक बंदा जुड़ा और उससे एक बड़ा सर्कल बनता जाता है। तो ये इसका एक खुले आम इजहार करना, वर्ल्ड स्टेज पे खुल के सामने आना। मान लीजिए ये अब एसओएस वाली सिचुएशन आ गई है। एसओएस, क्योंकि हमने पहले भी बात किया था फकर भाई, 193 में से 103 कंट्री तो बेल आउट की बातें कर रही है। एग्जैक्ट। यूरोप इज लुकिंग इनटू रिसेशन सर। आज बोरिस जॉनसन साहब ने गद्दी छोड़ दी। हाँ, अब मैं बिल्कुल। थोड़ा इसका पर्सपेक्टिव दूंगा क्योंकि यह जरूरी है। गद्दी क्यों छोड़ते हैं भाई? तुमने वहां बर्थडे पार्टी की थी, तुमने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा था, तुमने हाँ। एक डिप्टी व्हिप को लाए थे जिसके पीछे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था, वो प्रूव नहीं हो, तुमने वो छुपाया। जी। और जी
तुम्हारे घर में कोई वॉलपेपर लगा उसमें कुछ गोल्डन एनेमल या प्लेटिंग है, उसके कारण तुम गद्दी छोड़ दो। उसके कारण 30 मिनिस्टर पहले हाँ, रिजाइन करते, फिर बोरिस जॉनसन साहब को रिजाइन करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसने अब तक का बेहतरीन ओलंपिक कराया यूके में, जिसने ब्रेक्सिट को डिजाइन किया, कॉन्सेप्टलाइज किया और उसको मैनेज किया जी, वर्ल्ड स्टेज पे और इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जी। आज उस पे ये एलिगेशंस लगा के 30 मंत्री रिजाइन करते हैं और उनको रिजिग्नेशन करने पे मजबूर करते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं मैं पीएम से भी हटता हूँ और मैं पार्टी से भी हटता हूँ। अब क्या हुँ, होगा फखर भाई, ये जितने कंटेंडर है इनमें लग गई है रेस। वो कहते हैं ना, द कैट इज सेट अमंग्स द पिजन्स। अब नेक्स्ट लीडर कौन है? नंबर 2 कोई है नहीं। ऋषि सुनक की बात करे, हेल्थ सेक्रेटरी की बात करे, हाँ। जो इंटरनेशनल डिफेंस वाले जो हैं कह रहे हैं कि उसका भी सेक्रेटरी, कोई जी, हाँ फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, जी। डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं वो लोग, इन सब की बात करिए, 3-4 लोग हैं, कुछ 1-2 लोग हैं जो अभी पिक्चर पे नहीं आ रहे, आएंगे कुछ दिनों में ओके, आएंगे। ओके। अब इनमें से कौन लीडर है, किसके पास सपोर्ट है, और वो ये भी कह रहे हैं मैं अक्टूबर तक रहूंगा। आप हुँ, देखिए इम्पैक्ट कितना है। आप मिले थे यूएस के साथ कि हम रशिया में रिजीम चेंज करेंगे, हुँ। पर पुतिन साहब वहीं के वहीं बैठे हैं, पुतिन नहीं हिले। अब गया हिला कौन कौन दुनिया में? डोनाल्ड ट्रंप हाँ, डेमोक्रेट, यस, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल यस, डेमोक्रेसी, ठीक है सर। इमरान खान नियाजी डेमोक्रेसी, तो यस। पाकिस्तान में भी वो भी हिले। जी, और एंजेला मर्केल डेमोक्रेसी। जी, 5वां नंबर का शिकार, या शिकार तो खैर सही वर्ड नहीं होगा, जी। 5वां नंबर का जिसका नंबर आया वो है बोरिस जॉनसन यूके। तो पर यहाँ जी जिनपिंग भी वहीं बैठे हैं और यहाँ पुतिन भी प्यूटन वहीं भी। बैठा है, वो नहीं हिले। हिल हिल कौन रहा हुँ। है? ये 5 लोगों के नाम मैंने गिनाए जो बड़ी देश के बड़ी एक दुनिया के स्टेज में इनका बड़ा पावर है, बड़ा रुतबा है साहब, ये हिल गए हैं। और जो नहीं, लेकिन सुमित साहब एक चीज़ और मेरे मतलब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है और आप जो बात कर रहे हैं उसी से मैं एक सवाल जी पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है जिस तरीके से इन दोनों चीफ्स ने भी बात की कि ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कि इनका जो साइबर सिक्योरिटी वाला प्रोग्राम है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चाइना का उन्होंने कहा। जी इसका मतलब है कि ये मतलब इतने पावरफुल हो गए कि यूएस जैसे उसमें मतलब कोशिश करते हैं और तब्दीलियां लेके आते हैं, यूके में करते हैं, ये बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। चले पाकिस्तान तो हम कहते हैं कि एक छोटा मुल्क है और मतलब उसकी इकोनॉमी बाकी सारी चीजें, लेकिन ये तो जो आप जर्मनी का आपने एंजेला मार्केल का नाम लिया, तो ये तो बड़ी मजबूत कंट्रीज हैं, बहुत मजबूत डेमोक्रेसीज हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने हर जगह पंजे गाड़े हुए हैं। फखर भाई बिल्कुल 100% मैं आपसे आई एग्री विद यू। हुआवे ज़ेड बनाई इसलिए गई थी फखर भाई, ये हम बात कर चुके हैं। एग्जैक्टली कर चुके हुआवे हैं जी। ज़ेड बनाई इसलिए गई थी, हमने ऐप बैन क्यों किया इनका? हम हुआवे ज़ेड का सामान क्यों नहीं लेते? मैं कारण यही है, कारण यही है। चाइनीज इक्विपमेंट यहाँ डिफेंस में अलाउड नहीं है, एक कनेक्टर मेड इन चाइना डिफेंस में अलाउड नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि इनकी मंशा व्यापार करने की नहीं है, ये व्यापार के लिए तो आए नहीं, ये डोमिनेंस के लिए आए। जर जमीन जोर, लैंड लेडीज लेजिटिमेसी, हम्म, तीनों पे इनकी नजर होती है। इसीलिए इनका जो सोचने की प्रक्रिया है वो है ग्लोबल डोमिनेंस। आई एम हियर टू डोमिनेट द वर्ल्ड। और अब ये पहले सुमित पीर कहे, यूसुफ फखरजाई करे, कोई नहीं मानता। अब ये दो बड़े महाशक्तियों के हम्म, चीफ कह रहे, और एफबीआई का चीफ तो पिछले 3 महीने से कह रहा भाई तुम चाइना के बारे में सोचो, पुतिन तुम्हारा कुछ नहीं करा। पुतिन के टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, चाइना के पूरे हैं। पुतिन के हम्म, इकोनॉमिक एम्बिशन हो सकते, टेरिटोरियल नहीं है। और माइक पॉम्पियो ने क्या कहा था, व्हेन इट कम्स टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एवरीबॉडी इज अ फ्रंटलाइन स्टेट, कोट अनकोट। इट डजंट मैटर वेयर यू आर, अगर आप अंगोला भी एग्जैक्टली हो उसके लिए आप उतने ही फ्रंटलाइन स्टेट हो जितना इंडिया जिसके साथ बॉर्डर मिलता है। जी। तो मतलब ये एक मानसिकता से आप लड़ रहे हो, आप एक माइंडसेट से लड़ रहे हो, ये डेंजरस है। और दुनिया के स्टेज में आके इससे बड़ा खुला बोलना, इसका इकरार करना कुछ हो नहीं सकता। अब आप देखेंगे, एक और चीज आपको बोलूंगा, जी। हाल फिलहाल में आपको जर्मन की फॉरेन पॉलिसी में हल्का सा चेंज मिला होगा, जी। आपने नोट किया होगा। आपके यहाँ आके उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, वो भी जी। नोट किया होगा आपने। कारण बताऊं मैं आपको, जी। जर्मनी का 245 बिलियन डॉलर का ट्रेड है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। जर्मनी का हम्म, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी। जर्मनी का ट्रेड पॉजिटिव में है विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बहुत कम कंट्रियां दुनिया में ऐसी है वो हैव अ पॉजिटिव ट्रेड विद चाइना। जर्मनी इज वन ऑफ दोस कंट्रीज हैव अ पॉजिटिव ट्रेड विद चाइना। पीछे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जर्मनी की 40% इंडस्ट्री फकर भाई
ये रशियन गैस पे चलती है। हाँ, पीछे गैसप्रोम ने कर दिया नल का बंद, सप्लाई कर दी 50%। जी, जर्मनी क्या करता, जो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं उनको चालू किया। महीना चल रहा जुलाई, अक्टूबर में उन्हें हीटिंग चाहिए। हाँ, रशिया अगर गैस नहीं देगा, कोल से हीटिंग आएगी नहीं। उनका जो बिल्कुल। हीटिंग का मैकेनिज्म है दैट इज ड्रिवन बाय गैस बेस्ड है। रशियन गैस। रशिया गैस दे नहीं रहा, इन्फ्लेशन प्रेशर उनकी इकोनॉमी में आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर एक का कम हो रहा है, करेंसी हर एक की गिर रही है, इन्फ्लेशन हर जगह हो रहा है। यूरोप में अगर 2 क्वार्टर में कुछ मेजर नहीं किया गया, पूरे यूरोप में एक डिप्रेशन आ जाएगा। अब मैं आपको हुँ, डायरेक्टली कह रहा हूँ, 2 क्वार्टर, हुँ, 6 महीने के अंदर अंदर यूरोप विल बी फॉर्मली एंड प्रॉपरली इन डिप्रेशन। ओके। ये परिस्थिति बन गई है यूक्रेनियन रशियन कॉन्फ्लिक्ट की, और वहां हथियार बाइडेन साहब भेज रहे हैं। हुँ, हुँ, वहां वहां पे हथियार भेज लो, खाना नहीं आ रहा, वीट नहीं आ रहा, फर्टिलाइजर हाँ, नहीं आ रहा। हाँ, इसका आफ्टर इफेक्ट, जैसे मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था फकर भाई, अगर आपको याद हो, जी, मैंने कहा बिल्कुल। आपको इसके आफ्टर इफेक्ट अब दिखने लगेंगे। एक आफ्टर इफेक्ट मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ, यूके में जो भी हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं रशिया का थोड़ा लेना देना है, इसमें चाइना के इंटरेस्ट है। जर्मन की फॉरेन पॉलिसी में जो चेंज है, ये केवल और केवल चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंडर आया, वरना आ ही नहीं सकता। क्योंकि हुँ, ओलाफ जब आए थे, वो एंटी चाइना फ्लैग पे चुन के आए थे। अब उनकी फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज, ऐसे उनके एम्बेसडर बयान दे रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं हाँ हाँ हम देख रहे हैं, हम सोचेंगे। यूजुअली जर्मन डिप्लोमेसी इज क्वाइट रेजिलियंट। मैं ये हुँ, नहीं मानता कि उनसे गलती हुई है, मैं ये नहीं मानता कि उन्हें अपना काम नहीं आता, मैं ये नहीं मानता वो बेवकूफ है। देखिए, उन पे अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े हैं। और हुँ। हमारा ट्रेड जर्मनी के साथ और चाइना का ट्रेड कंपेयर किए, हमारा ट्रेड 1/10 भी नहीं है जो उनका चाइना के साथ है। ये भी आपको डाटा बताओ, ओके, राइट, राइट, राइट। ये आप समझिए। ये आज मैं नेशनल टीवी पे भी अपने समझ रहा था, ये समझिए हुँ। ये गोटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमती है। अच्छा, उनके आज मतलब थोड़ी देर पहले मैं बल्कि बीबीसी की वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि उन्होंने ये इंडियन डेमोक्रेसी की बात की है कि ये कैसा मतलब डेमोक्रेटिक है। ग़ालिबन आप लोगों के यहाँ कोई वो ज़ुबैर मुझे पूरा नाम हाँ जी। उनका नहीं, कोई मेरे ख़्याल वो चला न्यूज़ वेबसाइट चलाते हैं, तो उस हवाले से उनका एक स्टेटमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। जी। ये वाली बात और इसके साथ-साथ ये जो 2 लोग हैं जिनकी मतलब हम बात कर रहे हैं कि मतलब केन मैककलम और जो दूसरे क्रिस्टोफर रे साहब हैं जो एफबीआई और इसके चीफ्स हैं MI5 के, वो ये कह रहे हैं कि भई ये लोग करते हैं, ये लोग ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो चीन के खिलाफ ना हो और उनके खिलाफ कोई बात ना करें। दुनिया में बेशक वो अमेरिका में हो, यूके में हो, जर्मनी में हो या किसी और जगह पे बिल्कुल सही है फखर भाई, ये तो मैं 3 साल से कह रहा हूँ। ये हर जगह स्टेज मैनेज करते हैं। अभी मुझे बताइए, 1 मिलियन अमेरिकन मरता है हो। हुँ, चाइनीज वायरस से। वुहान कहाँ है, पूछिए जो बाइडेन साहब से, वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं। हुँ। वो पंजाबी में बोलेंगे मैं तो देखिए ही नहीं वुहान मैं तो कितने वही दिन क्या में, नहीं हाँ, मुझे तो बिल्कुल, पता ही नहीं। आप एग्ज़ैक्टली। मुझे बताइए, आप टोरा बोरा गए, आप अफगानिस्तान गए उसामा बिन लादेन के पीछे, ठीक है आपने अच्छा किया, 5,000 लोग उसने हमारे मारे, हम उसके पीछे जाएंगे। आपने जी। इतने साल जंग लड़ी, आपका इतना लॉस हुआ, इतने पैसे लगाए, वुहान का तो अब नाम लेने से भी घबराते हो। अमेरिकन हुँ, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आनी थी कि वायरस कहाँ से है, वो रिपोर्ट आई, किसी जी, ने देखा? वो रिपोर्ट कहाँ गई? 90 दिन में रिपोर्ट देनी थी, सही। कहाँ है वो रिपोर्ट? 1 मिलियन अमेरिकन जो आपके मार चुका है। जापान ने आपके साथ पर्ल हार्बर किया, आपने हिरोशिमा नागासाकी में हाँ, एटम बॉम्ब डाला। न्यूक्लियर ठीक बॉम्ब है, इस्तेमाल। यहाँ 1 मिलियन अमेरिकन मरा है आपका, जवाब ही नहीं कोई। क्योंकि हुँ, ये चाइना ने हर जगह अपने लोग घुसा रखे हैं। बिल्कुल उनका आकलन सही है, मैं तो ये कहता आ रहा हूँ। अब ये है कि बड़े लोग कहते हैं तो लोग मानते, छोटे लोग कहते हैं तो कोई मानता नहीं। मैं कह रहा हूँ उन्होंने हर जगह लोग इन्फिल्ट्रेट करा रखे हैं। जी, इवन मैं आपको हमारी कंट्री की बात करूँ, फखर भाई डायरेक्ट बोलता हूँ, जब तक गलवान नहीं हुआ था, हमारे मीडिया पे भी कुछ लोग थे जो चाइना की हिमायती हैं, जो सही। चाइना की तारीफें करते, चाइना जी कोविड जी, मैनेज कर लेगा, चाइना जी ये कर लेगा। बट जब गलवान हुआ, तब गेम बदल गई। तब ये टिपिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि हुँ, तब अब उनके लिए पॉलिटिकली इट इज वेरी कॉस्टली टू सपोर्ट चाइना। बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए जी, सपोर्ट करना। जी, जी। पर चाइना का जो चाइना की जो पॉलिटिक्स है, अब आज को एक और चीज बताता हूँ, उसमें हनी ट्रैपिंग इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट एंड पोटेंट टूल। राइट। और ये हर एक के खिलाफ, हर एक के खिलाफ यूज करी गई है, या करने की कोशिश जरूर की गई हो। इट्स अ हुँ, इम्पोर्टेंट टूल ऑफ देयर वॉट एवर यू कॉल इट। वो हर एक के खिलाफ यूज करी गई है। और मुझे कोई बड़ी आशंका नहीं होगी कभी कि कभी कोई ऐसी चीज किसी के बारे में
दुनिया के बड़े से बड़े लीडर के एग्ज़ैक्टली। बारे में निकल आए, या किसी बड़े जर्नलिस्ट के बारे में निकल आए, किसी बड़े सेक्रेटरी के बारे में हुँ, निकल के आए, मैं हैरान नहीं होऊँगा, क्योंकि ये एक पोटेंट टूल है उनके आर्मर में। आज दुनिया को, मैं आपको पहले भी बोल चुका फखर भाई, अगर दुनिया को भी खतरा है, ना इंडिया से है, ना पाकिस्तान से, ना यूके से, ना जर्मनी से, ना फ्रांस से, ना रशिया से, ना यूक्रेन से है, और ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगर आज कहीं खतरा है सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक देखते हुए, हुँ, हुँ। दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो आज ये लोग कह रहे हैं, अब भी दुनिया को संभलना चाहिए, दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम कहाँ फंसे रशिया यूक्रेन में, गड़बड़ कहीं और है, दिक्कत कहीं और है, देखना वहां पड़ेगा। आज भी जीरो कोविड पॉलिसी चल रही है, 80% चाइना बंद है, सप्लाई नहीं आ रही, शिपिंग नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, कुछ नहीं पता हाँ। लग रहा वहाँ हो क्या रहा है। वीजा वो किसी को दे नहीं रहे, जी जिनपिंग चाइना छोड़ के जा नहीं रहे, और मेरा मानना है ये नवंबर तक नहीं जाएंगे, जब तक पोलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग अक्टूबर या नवंबर में होगी इस साल, जी, तब जी। फैसला होगा उन्हें तीसरी टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे लगता है तब तक वो नहीं जाएंगे, कि वहाँ 3 कैंप्स अभी बन चुके हैं सीसीपी में। ओके। और ऐसी में फखर भाई, ताइवान के साथ कुछ होना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है। सर ये एग्जैक्ट मैं इसी पे आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं डीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट देख रहा था, बल्कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पोल डाला हुआ है और इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इन लोगों ने भी, जो हम दो चीफ्स की, एफबीआई और एमआई की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी ये बात की, ये भी कर रहे हैं। और जो रशिया और चाइना का भी आपस में लाजमी सी बात है, एक ताल्लुक बना है। तो वहां पे प्यूटन ने किया, तो यहाँ पे शी जिनपिंग साहब जो हैं, हम कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं जी वो ऐसा नहीं करेंगे ताइवान या किसी और छोटे मुल्क के साथ? देखिए फखर भाई, अगर उन्हें कुछ करना है, उनके पास 2-3 ऑप्शन है। साउथ चाइना सी वो करेंगे नहीं, उनका ट्रेड वहां से जाता। अगर साउथ चाइना सी बंद होता है, तो चाइना का लिटरली नलका बंद होता, पोर्ट वही है और कहीं है ओके। नहीं। ही विल वांट टू कीप ट्रबल आउट ऑफ साउथ चाइना सी। सेकंड ऑप्शन है कोरिया जापान, पर कोरिया और जापान में यूएस प्रेजेंस ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, उन्होंने ट्रूप्स बढ़ा एग्जैक्टली। दिए हैं, और स्टेट ऑफ और वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। अब एक उनके पास इंडिया में वो गलवान के साइड करके देख चुके, वहां उनकी बात बनी नहीं, अब वो करेंगे नहीं, उन्हें पता मेरा डिप्लॉयमेंट है, यहाँ कुछ जी। मिलना नहीं। अब एक चीज ऐसी है जो उनकी है और है भी नहीं, जहां वो कर सकते कर भी नहीं सकते, जिसको वो डिस्प्यूटेड कह सकते हैं। ओके। बाकी होगा आपकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज करना। ताइवान के केस में वो कहते हैं ये हमारा पार्ट है, ताइवान कहता हम आपके पार्ट नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो वहाँ एक डिस्प्यूट सी परिस्थिति बन रही है। तो वहां उनको एक करने का मौका भी मिलता है, एक लेवरेज भी मिलता है। साथ में आप ये भी नहीं कह सकते उन्होंने, मतलब एक इंडिया जैसी कंट्री की सॉवरेनिटी पे अटैक किया, जापान पे जी। अटैक किया, साउथ कोरिया पे अटैक किया। स्ट्रेट ऑफ ताइवान में अमेरिकन नेवी है, उनके कैरियर है, और अमेरिका ये कह चुका विल डिफेंड ताइवान बाय मिलिट्री। या। पर चाइना ये भी जानता है कि अमेरिका की जो भी फॉरेन पॉलिसी है दैट इज एवरीवेयर, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या वो जो बाइडेन साहब इतनी हिम्मत दिखाएंगे? बोल तो दिया उन्होंने, पर जिस दिन करने की बारी आएगी वो करेंगे, उनको ये भी नहीं पता। अगर चाइना में जिस दिन जी जिनपिंग बहुत डेस्परेट हो जाएंगे, उस दिन आई थिंक हिज फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी टू क्रिएट अ फियास्को, हम्म। एक थिएटर क्रिएट करना जी। ताइवान में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, या। ताइवान का एम्फीबियस असॉल्ट चाइनीज नेवी के द्वारा पॉसिबल नहीं है। एम्फीबियस असॉल्ट नहीं होगा तो आप फौज नहीं उतार पाओगे। एक ही आपके पास ऑप्शन खुला है जहां आपकी सुप्रीमेसी है ताइवान से, दैट इज ताइवानीज एयर। ताइवान के पास डिफेंस है, सब कुछ है। उन्होंने कल कोई नया जहाज वगैरह भी ट्राई किया, ट्विन इंजन वगैरह, बट चाइना के पास फायर पावर काफी ज्यादा है, हम्म, और चाइना के हम्म। पास, पर चाइना ताइवान में ज्यादा नुकसान भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो चाइना में है वो ताइवान है, वो सर। रेत चाइनीज है, ज्यादा नुकसान भी नहीं कर सकता। पर अच्छा। अगर जियोपॉलिटिकल थिएटर क्रिएट करना है कहीं, और दुनिया का अटेंशन हटाना है, और पॉलिट ब्यूरो में नंबर बनाने हैं, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ताइवान से बेहतर ऑप्शन उनके पास है नहीं। लेकिन एक एक लास्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। अमेरिका ने हमेशा दूसरे की जमीन पे जंग लड़ी है सर। हम उसकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बिल्कुल सही। जब भी कोई डायरेक्ट जंग उनकी किसी के साथ नहीं, क्योंकि उनके साथ तो कोई मुल्क है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका अलग से अपना एक कॉन्टिनेंट है, तो कौन, मतलब किसी के साथ ऐसी डायरेक्टली उनकी जंग नहीं हुई। अफगानिस्तान में रशिया के साथ लड़ा, अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई। सऊदी अरेबिया में इराक के खिलाफ लड़ा, सऊदी अरेबिया की जमीन इस्तेमाल हुई। और फिर दोबारा हमने अफगानिस्तान में देखा कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ा, फिर अफगानिस्तान की जमीन, वियतनाम में या कहाँ पे भी। सर यहाँ पे अगर ये मैंने एक लास्ट शो में भी आपसे सवाल किया था,
तो अमेरिका का तो सर कुछ नहीं जाता, उनका तो चलो एक अगर एक करियर उनका खत्म भी हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूसरा बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, ताइवान है, सिंगापुर करीब है, बाकी कंट्री सर नुकसान तो इन्हीं का होना है ना। जी। देखिए मैं कहता हूँ भगवान न करे यहाँ से कोई जंग हो, अगर यहाँ कुछ दिक्कत होती है, देखिए फ़खर भाई, चाइना की जो भी इकोनॉमी की हालत है वो एनिग्मा है। जो जी, मेरा आकलन है दैट इज़ जी, जी। लिटरली फ्रेजाइल। चाहे जिस दिन उनको ये लगेगा यार हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना, वो दाँव खेल लेंगे। पर फ़र्क पड़ेगा या सिंगापुर को। सिंगापुर 25 बाय 40 का टोटल कंट्री, 25 किलोमीटर्स बाय 40 किलोमीटर्स। सिंगापुर 15 मिनट भी नहीं लड़ सकता। अगर सिंगापुर 15 मिनट लड़ लिया वो वैसे कंट्री खत्म है। सर, कोरिया नहीं लड़ सकता, आपके बाजू में लगा नॉर्थ कोरिया। जापान की आर्मी नहीं है, जापान की पॉपुलेशन का आप देख लीजिए, जापान बिल्कुल, में बिल्कुल, पुअर लड़ने की एज लोग हैं सलाहियत नहीं है। ज़्यादातर। हाँ, जापान में लड़ने की सलाहियत है नहीं। जी, अब ये जो पूरा खित्ता है और एक कॉन्सेप्ट है जियोपॉलिटिक्स में लास्ट आइलैंड चेन। अगर जापान कोरिया गिर जाते हैं, चाइना का पूरा पूरा एक्सेस पैसिफिक ओशन तक होता है। अमेरिकन और दुनिया के इंटरेस्ट में है कि लास्ट आइलैंड चेन शुड नॉट फॉल, दैट इज जापान एंड कोरिया शुड नॉट फॉल, क्योंकि देन यू आर लुकिंग एट अ पीएलए इन पैसिफिक। हुँ, पीएलए इन पैसिफिक इज अ बिगर थ्रेट देन पीएलए इन साउथ चाइना सी। ये सबको पता है, ओके, सब जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट को पता है, राइट, सब मिलिट्री जनरल्स को पता है, सब स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट को पता है। पीएलए क्योंकि आप आजकल पीएलए को क्या करते हो, आप वहां दो चार एयरक्राफ्ट कैरियर भेजते हो, उनको वहीं रोक देते हो। अगर वो पैसिफिक तक निकल गए, हुँ, फिर उनको ओके। पकड़ना और रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही। ख़ैर हम तो यही कहेंगे क्योंकि जंगें बहुत हो चुकी हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में भी और चाइना और हिंदुस्तान के बीच में भी और इस रीजन में अफ़गानिस्तान में भी हमने मेरे ख़्याल में जंग-ओ-जदल ही देखा है। जब से अगर हज़ार साल पुरानी तारीख़ भी निकाल लें तो यही हमें तारीख़ में मिलता है कि बिल्कुल। ये इससे लड़ रहा था, ये उससे लड़ रहा था, वो उससे लड़ रहा था। तो हम तो यही दुआ करेंगे, आप भी करते हैं और हम भी करते हैं कि हमें और जंगें नहीं चाहिए। हम बिल्कुल। बहुत फेड अप हो चुके हैं। अगर अमेरिका को चाहिए तो अपने मुल्क में अगर उन्होंने कुछ करना है तो भई करें, अगर वैसे वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शौक है तो वहाँ आपस में कुछ यार करा लें। हमें माफ़ कर दें, हम माफ़ी आपसे चाहते हैं कि भई हमें छोड़ दें अपने हाल पे। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड जी, जी, प्लीज़। मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, ज़रूर, ज़रूर। फखर भाई, अगर आप एनालिसिस करें और डाटा देखें, चाइना को खड़ा करने वाला अमेरिका ही तो है। चाइना को किसने खड़ा किया? चाइना को एग्ज़ैक्ट मार्केट किसने दिया? चाइना को पैसे किसने दिया? चाइना को ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस किसने दिया? पेट्रोनेज किसने दी? चाइना इज द इनोवेशन लैब, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये खिताब किसने चाइना को दिए? ओके, आज उन अमेरिकनों को लाइए, कटघरे में सब खड़े कीजिए और पूछिए सही। कि तुमने धोखा अमेरिका के साथ किया, दुनिया के साथ किया, इंसानियत के साथ किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।